So, Namaskar, Jai Hind, and good morning, everyone. I hope you all are doing good. And today we'll be doing one of the most important topics of polity. And अब ऐसा टाइम आ रहा है जब हमें सारे टॉपिक्स बहुत जल्दी स्पीड में कवर करने होंगे. एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर दैट द क्वालिटी इज़ देयर. तो अब जो जैसे टॉपिक हम करते रहेंगे उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. सी आई बिलीव जब भी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बना लेते हो ना किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उसको याद करना आसान हो जाता है. दैट इज़ वॉट आई हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम्स. सो हम बेसिक कंसेप्ट्स बिल्डअप करने की बात करेंगे और हम आज दो टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंडली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. फाइन. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. वो क्यों आया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक चलेंगे. फाइन. चलिए, कुछ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म इन इंडिया. फाइन. सो फेडरलिज्म इन इंडिया को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वी गो हेड विद सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत इंट्रिंसिक फीचर जैसे रेगुलर इलेक्शंस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ऐसे कई सारी टर्म्स हैं जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए. मतलब डिस्कशंस, कंसेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सब दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. लाइकवाइज सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स एक तरीके से समझ में आता है हमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सबके रोल्स डिफाइंड है. बट एक और जगह पे सेपरेशन ऑफ पावर है विद इन इंडिया, दैट इज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमने क्या कर रखा है, हमने बोल रहे हैं कि देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास इन चीज़ों से रिलेटेड पावर्स रहेंगी. हमने एक लिस्ट बना दी है विच इज़ नोन एज द यूनियन लिस्ट. आप इसी यूनियन लिस्ट तक सीमित रहेंगे. whatever items have been written, have been enumerated in the union list, you can make laws regarding those items only. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यूनियन लिस्ट, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया है. ठीक है. तो इन सारे आइटम्स के ऊपर डोमिनेंस किसका रहेगा? डोमिनेंस इन द सेंस कौन लॉ बनाएगा और उसका लॉ सुप्रीम होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइन. देन देयर इज अनदर लिस्ट विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लिस्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे लॉ बना सकती हैं उसके लिए भी हमने एक लिस्ट बना रखी है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आप पुलिस से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं. जैसे यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो यूपी की गवर्नमेंट ही लेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी. फाइन. तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स किया है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एडिक्वेट पावर्स रहें. एंड इफ यू नो दिस थिंग, महात्मा गांधी जी ऑलवेज सेड, टॉक्ड अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. मतलब एक ऊपर एक अथॉरिटी है जो कि सारे लोगों को बिल्कुल नीचे तक, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट है, गांव तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, सारे डिसीजंस गांव के भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है. अब इससे होता क्या है कि आपको लोकल प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आती. आप क्या करोगे? आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना रही है, लेट्स से हमने माना होता कि हर चीज़, कोई भी चीज़ इस इंडिया में कोई भी एक्शंस लेने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना रही है. ठीक है. बट इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ द लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लोकल रिक्वायरमेंट्स, एंड डेमोक्रेसी है भी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाए गवर्नेंस में अपने. एंड लोगों का पार्टिसिपेशन तो तभी होगा ना जब आप डिसेंट्रलाइज करोगे. डिसेंट्रलाइज मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करोगे, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके भी नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब करना पड़ेगा आपको, है ना. तो हमने भी यही कर रखा है. स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने कुछ लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट में जो जो आइटम्स लिखे हुए हैं उस पर सोल
किसका हक रहेगा, कौन लॉज बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो। व्हाट डज कॉन्करेंट लिस्ट मीन? अब अंडरस्टैंड दिस थिंग। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो ये एक ऐसी लिस्ट है जिसपे लॉज दोनों बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे दोनों के लॉज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, फाइन। सो ये 3 लिस्ट आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो दिस इज नोन एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स क्या है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, स्टेट्स को भी हमने पावर दे रखी है, फाइन। तो ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। ये क्यों मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर में अभी आपको पता चलने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैंने फेडरलिज्म के ऊपर बताया, ये अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा आपको। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग। आर्टिकल 368 talks about amendment of the Indian Constitution. Article 368 is a very important article, guys. Remember it by heart. Article 368 बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाने हैं, if you have to add something, if you have to remove something, you will have to do what? You will have to, the sole responsibility of amendment of the Indian Constitution will be with the Parliament. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो वो किसके पास रहेंगे अधिकार? वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। और पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके पास ये पावर्स रहेंगे। अब व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? अंडरस्टैंड दिस थिंग। If you want to amend the Constitution of India, it is very important for you to follow this process. What? For you to, once I say that it is the responsibility of the Parliament to follow this process. If this process is not followed, the amendment will not take place. Fine. अब कैसे amendment करना है? The amendment generally happens through, मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, generally happens through special majority. अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। What is special majority? मतलब अब समझिए। Let's say, अच्छा एक और चीज़ जानिए कि लोकसभा में let's say 545 members of parliament है। इस 545 members में से करीब 100, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो बच्चे कितने? बचे 445। इनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स। फाइन। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूं, डॉक्टर एस जयशंकर जी इन 100 में आएंगे। निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे इन 100 में आएंगे, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। बाकी जो 445 बचेंगे, जैसे राहुल गांधी, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राइवेट मेंबर्स में। फाइन। तो मैंने ये क्यों बताया आपको? क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय एनीवन इन लोकसभा और राज्यसभा। मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब द रूलिंग गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट बिल एंड द प्राइवेट मेंबर्स कैन ऑल्सो इनिशिएट द अमेंडमेंट, है ना। वो भी ऐसा कुछ प्रपोजल ला सकते हैं कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देना चाहिए। इनिशिएट कोई भी कर सकता है। क्लियर? आगे बढ़ता है।
अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब प्रोसेस क्या है? तो पहली चीज हमने जो पढ़ी, इट कैन बी इनिशिएटेड सॉरी माय बैड, बाय anyone amongst the members of Lok Sabha, members of parliament of Lok Sabha और राज्य सभा. और कहीं पे भी हो सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन कि लोकसभा में इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, देन व्हाट विल हैपन? द पार्लियामेंट हैज टू पास इट इन बोथ द हाउसेज ऑफ both the houses through special majority. Special majority means 2/3 of the people present and voting, and at least half of the total membership. अब इसको देखिए. अब लोकसभा में कंसीडर द सिचुएशन दैट देयर आर 545 members. Out of 545, not all of them are present during all the meetings. Let's say 45 have gone for 45 या फिर 65 have gone for leave. तो बचे कितने? 480. मतलब 480 आए हैं मीटिंग में. ठीक है, 480 have come for the meeting. Now, out of these 480, 2/3 of the people present and voting. 2/3 of the people present and voting. मतलब present कितने हैं? 480. तो इस 2/3 of 480 will be what? 320. And at least half of the total membership. Half of the total membership. ये क्या हो जाएगा? Half of total members कितने हैं? 545 हैं. इसका हाफ क्या होगा? 272.5, which will be close to 273. तो अब मतलब क्या? ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. 2/3 of the people present and voting and half of the total membership. Both of these conditions should be fulfilled, which means this number should be fulfilled and 273 number should be fulfilled, which means that now the condition says that at least 320 votes should go in favor of the proposal. मतलब अगर प्रपोजल लाया गया है अमेंडमेंट के लिए, तो उसमें से 320 लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ. मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया? 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिए लोकसभा में. आउट ऑफ देम 480 वर प्रेजेंट. तो 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 320. Had there been 500 people who were present, the number would have varied accordingly, right? Half of the total membership का हाफ कितना होता है? 273 करीब. अगर ये 320 वाला नंबर फुलफिल हो गया तो ये भी अपने आप फुलफिल हो जाएगा, है ना? 320 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, इसका मतलब 320 273 से ज़्यादा ही है, तो यस. तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स, अगेन most of the amendments in the Indian Constitution take place through this. Likewise, राज्य सभा में भी ऐसा ही होगा. क्या होगा राज्य सभा में? Let us understand. अब राज्य सभा में consider a situation that there are 245 members of parliament. This is the total strength. But suppose only 5 don't come and 240 come. ठीक है, तो इसमें भी सेम लगेगा. 2/3 of the people present and voting, 160, and half of the total membership, which will be close to 123. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. फाइन. अब इफ दिस 160 people in Rajya Sabha vote in favor of, in this particular situation, if 160 people in Rajya Sabha vote in favor of the proposal to amend the Constitution of India, then this number in itself will get justified, and hence the amendment will take place. So understand this thing. Now I'm going to summarize it.
द अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनीवन, पहली चीज, बाय एनीवन इन एनी हाउस. सेकेंड, it has to be passed via special majority in both the houses. Let's say लोक सभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो it has to be passed through special majority in the Lok Sabha and via special majority in the Rajya Sabha also. In both the houses it has to be passed through special majority. And third, it will go to the president after both of these houses pass the proposal through special majority. It will go to the president, but president is bound to give his assent. उन्हें हाँ करना पड़ेगा, उन्हें अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा. Fine. Only when he gives his signature will the amendment really take place. This is the entire process. You will have to, anyone can initiate the process of the amendment. Thereafter, it has to be passed via special majority in both the houses of the parliament. And thereafter, the president is bound to give his assent. See, generally, the president has 2-3 options. Either he can send the bill back with certain recommendations to the houses of the parliament. Generally, he has 2-3 options. Or he can say no, he cannot, he can deny signing the document, the proposal, or he can keep it with himself and forget it. This is known as pocket veto. मतलब एक तो ये तरीका है कि वापस भेज दिया, बोला कि यार ये रिकमेंडेशंस हैं, ये चेंजेस ले आओ. In such a case, when the proposal comes back with or without amendment, मतलब let's suppose आई थिंक बहुत तेजी से चल रहा होगा तो थोड़ा स्लो करते हैं स्पीड को. प्रेसिडेंट के पास जनरली 3-4 ऑप्शंस रहते हैं. इस अमेंडमेंट के केस में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको साइन ही करना पड़ेगा. ठीक है, वो वापस भी नहीं भेज सकते लोकसभा को ये बोल करके कि यार ये अमेंडमेंट में ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा, ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज कर दो. ये नहीं कर सकते वो, या फिर मना कर दें साइन करने से, ये भी नहीं कर सकते. ठीक है. Anyways, when we'll be discussing president, we'll discuss these powers in detail. Fine. तो ये था स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोसेस. अंडर आर्टिकल 368 द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्कस्ड एंड उसमें ये बात की गई है कि कैसे अमेंडमेंट होना होगा. अब आपको याद हो, अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई हैव बीन सेइंग कि जनरली अमेंडमेंट ऐसे होता है. फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई हैव बीन सेइंग दिस कि जनरली अमेंडमेंट ऐसे होता है. तो और क्या तरीके हैं अमेंडमेंट करने के? देयर आर 3 ways ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट आर दीज 3 ways? पहला हमने पढ़ लिया कि स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकता है. दूसरा होता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू. एंड थर्ड होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब कुछ चीजें जैसे सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज हो सकती हैं. मतलब अगर मुझे लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं. कौन सा एग्जांपल लें? लेट्स से मुझे एक नया स्टेट बनाना है. जैसे आपको पता है 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड करके इट वाज तेलंगाना स्टेट वाज मेड. फॉर सच एक्ट्स देयर इज नो नीड फॉर तेलंगाना आप नया स्टेट ला रहे हो, देयर इज अ नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें द नंबर ऑफ स्टेट्स हैव टू बी इंक्रीज्ड. ठीक है, शेड्यूल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस लाने हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस यही रहेगा कि लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लो.
मतलब जितने लोग आए हैं उसका हाफ +1 उससे पास कर दो तो पास हो गया। दोनों जगह पे, लोकसभा एंड राज्यसभा में, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन +1। जैसे इसमें हमने किया ना 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन बी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, सिंपल मेजोरिटी से पास करो, हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विच मीन्स कि कुछ केसेस में, अब बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए मैंने आपको फेडरलिज्म पढ़ाया था, कुछ चीजें जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ चीजें जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। फेडरलिज्म से क्या रिलेटेड है? जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 में हमारे लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएगा, शेड्यूल उसमें क्या आएगा, सॉरी स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब इस लिस्ट को मुझे चेंज करना है। लेट्स से मुझे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट से कोई चीज़ निकाल करके यूनियन लिस्ट में लानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? I will have to do what? I will have to pass the bill via special majority, but also मुझे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज 28 स्टेट्स अगर हैं तो उसमें से ½ + 1 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उसे पास कराना पड़ेगा। ½ मतलब 1 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 स्टेट्स से भी विधानसभा, जो 15 विधानसभा डिफरेंट स्टेट्स की होंगी, वहां से भी मुझे उसे पास कराना पड़ेगा। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स से, अब देखो ये चीजें इतनी डिफिकल्ट क्यों बनाई गई हैं। लेट्स से देयर इज दिस रूलर हु कम्स इनटू पावर एंड हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज अ वेरी आर्बिट्ररी रूलर and he has such recognition amongst people of the society that he can do everything. Let's say he got 400+ seats in the Lok Sabha, then he can bring about certain changes, जैसे फेडरलिज्म को चेंज कर सकते हो, he can change anything, and hence the process has been made so difficult, so that even if there is a need, even if there is a dire need, then everybody should feel that there's a dire need. The state legislative assemblies, at least more than half of the state legislative assemblies, should also feel that there's a need to change this federal feature of the Indian Constitution. If they don't feel that way, then the amendment will not happen. I hope this is fine for you. Another thing, remember guys, amending the Constitution of India, while we were studying different constitutions prior to making our own constitution, we kind of understood the fact that we cannot have very rigid, just a minute, we understood the fact that we cannot have very rigid constitution as well as very flexible constitution. वो मिडिल ग्राउंड होना चाहिए, गोल्डन मीन होना चाहिए। What does this mean? It simply means कि if we take the case of USA Constitution, the Constitution of India, USA, which was made in 1776. So the Constitution of USA is very rigid. Till now, only 25 to 26 amendments have taken place in the US Constitution. But if we take, and they got independence in 1776. And if we take the case of Indian Constitution, more than 100 amendments have taken place till now. And we got independence in 1947. So the point is, why did we go ahead with so many amendments? So our constitution makers realized this thing, that the condition that was existing during the time of the framing of the constitution is not existing right now. अभी सिचुएशन बहुत फर्क है।
और जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाएंगी, देर विल बी अ नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, देर विल बी अ नीड टू चेंज सर्टेन लॉज, and hence amendment is not very rigid. That was made sure by the Constitution of India, and at the same time we wanted to make sure that कोई ऐरा गैरा आकर के कोई अमेंडमेंट ना करके चले जाए कि मन किया, आज मूड था कि चलो अमेंडमेंट कर लेते हैं, तो उठ के आए आज अमेंडमेंट करवा लिया सबसे। नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो वी हैव नॉट मेड इट टू रिजिड नॉट टू फ्लेक्सिबल। आई होप दिस इज क्लियर। Let us move to the next part, next topic. With this, we come to the end of the topic amendment of the Indian Constitution, and now we'll be studying basic structure doctrine. So guys, listen to me very carefully. Now, this is a very basic, important concept, and this is one of the features of the Indian Constitution, which is Indian in origin. अब देख लो, कहीं पे भी इस दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई। ठीक है। अब गाइस, इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 368, these are two different articles. First of all, let me help you to understand Article 13. Article 13, if you guys remember, says that no government, whether it be the central government or it is the state government, they do not have the powers to take away the fundamental rights of any individual. It also says that if the fundamental rights by chance are taken away, then the Supreme Court will immediately intervene and stop the implementation of that particular law. Or we can also say that particular law will in itself become void. मतलब वो law cancel ही हो जाएगा। ठीक है। Now, तो Article 13 said कि fundamental rights cannot be taken away. And if they are taken away, by any chance, the person can go to the Supreme Court and the Supreme Court will cancel that particular law. What does Article 368 say? Article 368 says that the Parliament has the power to amend anything in the Constitution. If you want to change anything in the Constitution of India, you have to change through, the Parliament has the power to change, and this power can be exercised by the Parliament anytime. They want to change any feature of the Indian Constitution, they can change it. Now, let us go back to 1950, when the Constitution of India was made. We had this fundamental right under Article 31, which talked about right to property. ठीक है। Now, right to property was one of the biggest problems for the government at that time. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, as you all know. And when he became the Prime Minister, his first objective was to get India out of this poverty, to get India out of the problem of unemployment, malnutrition, everything. For that to happen, if you want to increase employment in the country, you have to create factories, industries, malls, and so as to create factories, you need lands. But whenever Jawaharlal Nehru ji used to go to any person for demanding for land, people refused straight away. वो मना कर देते थे कि नहीं, मुझे लैंड नहीं चाहिए, हम लैंड नहीं देंगे। एंड अगर आपने जबरदस्ती लेने की कोशिश की लैंड, तो हम क्या कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर देंगे। एंड सिंस यू आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी,
सुप्रीम कोर्ट विल टेक टफ डिसीजंस अगेंस्ट यू. सो जवाहरलाल नेहरू जी, ट्राई भी मत करना आप. It became one of the biggest problems to the prime minister, to the then prime minister of India. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आगे कैसे चलेगा काम. एंड हेंस देयर वाज दिस क्वेश्चन ये है कि भाई 368 के तहत आपने बोल दिया कि सब कुछ अमेंड हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 13 आप बोल रहे हो कि नहीं भाई फंडामेंटल राइट्स को मत छू लेना. सपोज the parliament comes up with this proposal that article 31 should be removed. अब भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो पार्ट है आर्टिकल 31. तो टेक्निकली स्पीकिंग द पार्लियामेंट हैज द राइट अंडर आर्टिकल 368 टू रिमूव आर्टिकल 31. But at the same time, Article 13 also says that if any article of the fundamental rights, among the fundamental rights, is taken away, the Supreme Court will cancel that particular law. Contradiction दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे. दो आर्टिकल्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. एक जगह आप बोल रहे हो कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर दो भाई, दूसरी जगह बोल रहे हो कि यार अगर आपने फंडामेंटल राइट में चेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत कैंसिल कर देगा. So this became one of the biggest problems. And the question that arose here was कि what are the amending powers of the parliament? Is parliament allowed to change anything? And this historic judgment was given in 1973 in Keshav Nanda Bharti case. 13 judges, आज तक की सबसे ज़्यादा बड़ी बेंच बैठी थी इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए. And the judgment that came was a very historic judgment. The Supreme Court said that the Parliament is allowed to change anything. But remember Parliament, please keep that in mind, कि आप हमारे संविधान का you cannot change the basic structure of the Indian Constitution. आप हमारे संविधान का बेसिक जो ढांचा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके दिमाग में था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स होने चाहिए, जैसे होना चाहिए डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेक्युलरिज्म. ये सब बेसिक फीचर्स हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वंस दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, they had certain features in their mind, certain very basic features which have to be protected at any cost. And the Supreme Court said in the Keshav Nanda Bharti case that these features you cannot change Parliament. Believe me, you can change anything. If you want to change the fundamental rights, fine. But you cannot change those fundamental rights that talk about the basic structure. Like you cannot change Article 25 of the Indian Constitution, which gives the power to the general public to practice any religion. वो सेक्युलरिज्म का पार्ट आ गया ना, तो सेक्युलरिज्म का पार्ट आप नहीं चेंज कर सकते. आप राइट टू इक्वालिटी नहीं चेंज कर सकते. ये बेसिक चीज़ें हैं जो संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट ढांचा बना रही हैं. गलती से भी नहीं मत छू लेना, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं आप चेंज करना है, जो चेंज करना है करो. And hence, if you guys remember, according to 44th Constitutional Amendment, 1978, right to property was removed. है ना? तो इसका मतलब हमने फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर दिया.
ठीक है, इसको हमने अमेंड क्यों किया? क्योंकि दिस डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो चीज़ें आपको चेंज करना है सही प्रोसेस यूज करें और आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हिस्टोरिक because as a base this is known as basic structure doctrine. So at times, a lot of times this has been asked, basic structure doctrine is related to which judgment of the Indian of the Supreme Court, and the answer is Keshav Nanda Bharti case. Fine, I hope this is clear. So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed the session. We discussed two topics today, that is the amendment of the Indian Constitution and the basic structure doctrine. Hopefully, if you have a good understanding of these topics, you will find it easier to study other topics as well. You can link things, है ना? लिंक जितना करते रहोगे चीज़ें उतनी आसान बनती जाती हैं, इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनने लगती हैं। ठीक है, ऑल्सो गाइज लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द क्रैश कोर्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July 2025. For those of you who want to enroll in this crash course, you will getting a lot of features. For example, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो दिस इज़ द कोर्स दैट वी आर कमिंग अहेड विद. यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड नंबर आपके पास होगा ही, और आपके पास नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, साइट पे मिल जाएगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर social media platforms as well. So these are the courses, and you get access to some of the best faculties who are teaching for NDA, CDS, FCAT. You get the recorded lectures and to the point lectures. You get tests on a regular basis. हर वीक में आपका एक बार टेस्ट होगा और क्वालिटी टेस्ट पेपर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से अलाइन करेंगे. सो यू कैन join us and you can prepare with us. Alright, so I hope ये सारा कंटेंट आपको क्लियर होगा और ज़्यादा नहीं हुआ होगा आज. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कीप ऑन एन्जॉइंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. विल मीट अगेन सून. बाय बाय.